चलिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दे। प्रदीप सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, रितु चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ स्टूडियो में संजय कृष्णा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे अहम सवाल, क्या बदलाव देख रहे हैं? किन मुद्दों पर पांचवा फेज लड़ा जा रहा है? देखिए, बदलाव तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, इस चुनाव में पता नहीं समहाउ देखने को मिल रहा है कि लोगों की जो इंटरेस्ट है चुनाव के प्रति बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब ये नाराजगी किस चीज़ से है, ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल है। उदासीनता है, नाराजगी? उदासीनता ज़्यादा है, नाराजगी कम है। प्लस मैं इसमें एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जैसे कि इस 7 चरण के चुनाव में 2 सैटरडे, 2 फ्राइडे और 2 मंडे और 1 ट्यूसडे है। तो ये सैटरडे, फ्राइडे और मंडे का जो चुनाव होता है, ये बड़ा घातक होता है। आजकल ये प्रथा बनती जा रही है, लोग वीकेंड मनाने के लिए निकल जाते हैं। वोटिंग परसेंटेज कम होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, मैं चुनाव कमीशन से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साहब, आपको अपने देश के क्लाइमेट का पता है, आप थोड़ा उसको देख के 1 आध महीने चुनाव आगे पीछे कर लें। आपके सुरक्षाकर्मी, आपके चुनाव के जितने लोग कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे काफ़ी परेशान हैं इस गर्मी की वजह से। लोग तो वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं, पर कर्मी भी अब आए दिन सुन रहे हैं कि कभी वहाँ कोई गिर गया, कोई वहाँ बेहोश हो गया, अस्पताल जा रहा है। जवान की जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से लोगों की उदासीनता तो दिख ही रही है और लोग इंटरेस्टेड भी कम हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर वोटिंग परसेंटेज अधिक है। पश्चिम बंगाल भी देख लीजिए, वहाँ पर भी गर्मी है, लेकिन वहाँ पर फिर भी वोटर टर्नआउट ठीक है कई राज्यों के कंपैरिजन में। बिल्कुल बिल्कुल। पर ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो कम हुआ है, क्योंकि वो एक, मैं ये नहीं कहता कि यही मुख्य वजह है। मुख्य वजह तो और भी कई सारे इसमें पहलू हो सकते हैं, जैसे ठीक कि है, मैं लौटूंगी आज, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। सहयोगी अभिषेक ने उनसे बातचीत की है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे वोट करके निकल रहे हैं और उद्धव ठाकरे साहब मौजूद है। उद्धव सर, क्या कहेंगे? एक सवाल सर, आप देख रहे हो कि हर जगह बड़ी संख्या में मतदाता बाहर आकर मतदान कर रहे हैं, और मैं सबको विनती कर रहा हूं कि आपका मतदान का अधिकार भविष्य में भी ऐसे रहना चाहिए। देश में जो प्रजातंत्र है वो उसकी रक्षा करनी चाहिए, और जो जुमलेबाजी है उसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक्सक्लूसिव बातचीत, आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उद्धव ठाकरे ने दिया है भाट 24 में। साफ साफ कहा है कि जुमलेबाजी खत्म होना चाहिए और लोगों को खुलकर मतदान करना चाहिए। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भाट 24, मुंबई से। उद्धव ठाकरे अपील करते हुए कि लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं वो ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में उस तरीके से वोटर टर्नआउट नहीं है। हालांकि आयुष, हम और आप जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो उस तरीके का रहता भी नहीं है, अगर पूर्व में देखें तो। लेकिन प्रदीप सिंह जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रदीप सिंह जी, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है और इससे पहले भी जितने चरण हुए हैं, उस तरीके से उत्साहवर्धक नहीं है। बीजेपी इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानती है? क्योंकि अगर वोटर उस तरीके से नहीं निकल रहा तो ये तो चिंताजनक है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, ये सवाल, एक तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये सवाल नया नहीं है और इसके जवाब भी नए नहीं होंगे। आप देखिए कि एक सीधी सी एक, आप कह लीजिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे डिजिटल मीडिया पे लोग आ गए हैं जिनको सही आंकड़ों का पता नहीं होता और एक बार किसी बात को बोलना शुरू कर देते हैं, फिर उसी की पूंछ पकड़ के सब लोग चले जाते हैं। उसके जवाब में मैं कहता हूं कि भाई, आपको किसने बताया कि सत्ता पक्ष के वोटर नहीं निकल रहे? हो सकता है विपक्ष के वोटर ना निकलना, जो विपक्ष को, जिनकी विचारधारा विपक्ष। ये तो सवाल हमने पूछा ही नहीं प्रदीप जी ने आपसे, कांग्रेस से। हमने तो ये पूछा कि अगर लो टर्नआउट है तो उससे चिंताएं बढ़ी हैं क्या? ये कांग्रेस से भी हम ये पूछेंगे, आपसे भी पूछ रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है, हमारी गारंटी नहीं है, ना ही आपका विषय है। प्रदीप जी, निश्चित तौर पर सर, हमसे पहले जो आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे कि उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चुनाव आयोग का इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम क्योंकि एक राजनीतिक दल को मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, तो मैं किसी सरकारी एजेंसी का तो प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते उन्होंने जो बात की वो निश्चित तौर पर बड़ी सम्मानित बात कही उन्होंने कि देखिए, ये जो मौसम होता है हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो बंगाल में जो स्थिति है, बंगाल में, यहाँ पे मुंबई में ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो नॉर्थ इंडिया में जो है लू चल रही है। लौटूंगी, मलाइका अरोड़ा को एक बार सुन लेते हैं। So go out, it's your choice, exercise your vote and vote today. Thank you. थैंक यू। तो तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन असर उतना नहीं दिखा जा रहा है। प्रदीप जी, बात पूरी करिए अपनी। प्रदीप जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, एक बार हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रितु जी, क्या ये लो वोटिंग टर्नआउट महाराष्ट्र में आपकी चिंताएं बढ़ा रहा है? देखिए,
देखिए हमारी बिल्कुल चिंता नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि भाजपा का जो वोटर है वो उदासीन हो गया है। वो भाजपा को वोट करना नहीं चाहता और ना ही उनके गठबंधन दलों को वोट करना चाहता है, तो फर्जी शिवसेना को वोट करना नहीं चाहता, इसलिए वो उदासीन है और यही वजह है कि वोट परसेंटेज थोड़ी कम है। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर जब लोकतंत्र की सरकारें होती थी, तब जब इतना ज्यादा जो है हाईटेक मामला था, तब भी केवल कुछ ही चरणों में, 2 या 3 चरणों में चुनाव को निपटा दिया जाता था। अब जबकि सब कुछ डिजिटल है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तब ये सरकार जो है हमको पीछे ले गई है। चुनाव जो है इतने चरणों में कर दिया कि इतनी मौसम को भी ना देखते और इतना लंबा काम कर दिया कि लोग तो इस प्रकार जो ये दावा करते हैं टेक्नोलॉजी का, डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं, असल में वही जो है इसको जानबूझकर स्लो, ताकि इसमें वोट परसेंटेज में कमी आ सके या फिर इनका जो है चुनाव के लिए प्रभावित कर सके अपने पक्ष। ठीक है, ये तस्वीरें बहुत अहम है। ऋतिक रोशन और राकेश रोशन जो अपने मत का प्रयोग करते हुए और तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं महाराष्ट्र में वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुंबई में। और क्योंकि आप देखिए 13 लोकसभा की सीटें हैं जहाँ पर वोटिंग चल रही है और इसमें अधिकांश जो मुंबई की सीटें हैं उस पर इस फेज़ में वोटिंग चल रही है। लेकिन क्योंकि रितु जी आपने बहुत गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाए हैं, बीजेपी के जब हमारे साथ प्रवक्ता कनेक्ट होंगे हम उनसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ज़रा आप बताइए कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह है कि जो वोटर निकल रहा है वो आप ही के पक्ष में वोट कर रहा है? क्या ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस चुनाव में है? देखिए जो भाजपा का वोट परसेंटेज है, परसेंटेज जो हमेशा रहता है, वो अपनी बारी निराश है। जब प्रधानमंत्री जी मंच पे कहा है कि मुझे कर दूंगा और मैं कहते हैं कि मैं बुलेट ट्रेन में क्या 2022 तक हारी। Candidates, before you vote, know what you're voting for. तुम आए कि जा रहे हो? तो ऋतिक रोशन ने वोट की अपील की और तमाम शख्सियतें जो मुंबई की माया नगरी से जुड़ी हैं वो वोट करने की अपील भी कर रही हैं। सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार, अतुल यादव जी। अतुल जी का रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ऋतु जी आप एक संगीन आरोप लगा रही थी, उसका जवाब हम लेते हैं बीजेपी से। क्या कहना है बीजेपी के नेता प्रदीप जी? सुना आपने ऋतु जी को? एक बार प्रश्न दोहरा देंगे क्योंकि मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया तो उनका प्रश्न आप एक बार दोहरा दें, मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, प्रदीप जी वो कह रही हैं, ऋतु जी का कहना था कि जो वोटर्स निकल रहा है वो वोटर्स दरअसल विपक्ष का ही है, बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो असल मायने में उदासीन हैं। नहीं, देखिए क्या है कि चुनाव आयोग ने बैन लगा रखा है फोरकास्टिंग पे, तो ऋतु जी को कहां से पता चला, हो सकता है इनके आदमियों ने गिना हो, तो अभी उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए मैं थोड़ा जब जुड़ा था तो वो बोल रही थी और मैंने सुना कि ये बुलेट ट्रेन लगा दी या अपने हिसाब से चुनाव की तारीखें फिक्स कराई तो उसमें हमको फायदा मिल सकता है। अरे चुनाव खाली अकेले भाजपा के लिए थोड़ी हो रहा है, विपक्षी दलों के लिए हो रहा है। अगर उतना समय मिलता है और आप अपनी रणनीति चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, वो तो सभी के लिए बराबर है। और जहां तक ये बात है कि केवल विपक्ष के ही वोटर निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं निकल रहे हैं, तो इस बात की क्या श्योरिटी है, कौन एजेंसी है, कौन इसका मापक है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका लोकल स्टैंडर्ड क्या है कि कौन आ रहा है, ये किसने जांचा इसको, किसने ये वेरीफाई किया, किस एजेंसी ने इसको सत्य बताया कि नहीं ये जो है उसकी के ही काली वोटर आ रहा है। ये तो हास्यास्पद बात है, ऐसे इस बात पर कौन यकीन करेगा। अब मैं कहूं कि नहीं आपको कैसे पता नहीं, वो तो भाजपा कैंडिडेट तो निश्चित तौर पर यह काउंटर होगा, लेकिन ये लाफेबल है, इसकी कौन गारंटी लेगा कि वो कार्यकर्ता विपक्ष के ही थे। है कोई इसका मापक कि कौन है मापक उसका? कोई व्यक्ति था, कोई संस्था थी जो खड़ी होकर के देख रही थी, हाँ भाई साहब आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन ऋतु जी आपका, आप कुछ कहना चाह रही हैं आप कहिए, और उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत प्रदीप जी बहुत जोर से बोल रहे हैं कौन मापक है, कौन देख रहा है। ये जनता जो है ना, ये जनता सब जानती है और सब जनता सब बोल रही है। और ये जनता का जो रुख है ना सर प्रदीप जी, ये मोदी जी के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, उनकी रैलियों में दिखाई दे रहा है।
आपके नेताओं के चेहरे पे दिखाई रितु जी आप प्रोफेशनली फेस रीडर हैं क्या? आप चेहरा देख करके भविष्य वक्ता है क्या? आप पकड़ लेते हैं क्या? ज्योतिष का कोई कोर्स वगैरह बारी किया है बारी से क्या? बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे। हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये बदसूरती है। बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज पे कमेंट देने का आपका मोनोपोली नहीं है कि आप जो बोल देंगे वो सच मान लिया चलिए, जाएगा। ठीक है। हमें तो पूरी विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज खत्म दिखाई दे रही है। संजय जी, बदलाव कितना देख रहे हैं मुद्दों में? खास करके कांग्रेस ने हाल ही में वादा किया कि हम 10 किलो अनाज देंगे, 5 किलो बीजेपी दे रही है। इस तरह के मुद्दों का अगर शिफ्ट देख पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं था, तो क्या इस जो राशन का मुद्दा उसका असर जमीन पर है, इस वजह से कांग्रेस ऐसा कर रही है, या कोई और रीजन भी है? नहीं, मुद्दे तो कई सारे हैं। देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे कई सारे हैं। जनता को लुभाने के लिए ये बार बार कुछ ना कुछ अपना दलील, जिस तरह से परिवर्तन होता है सामने वाले की तरफ, उसी तरीके से दूसरी तरफ अपनी तरफ परिवर्तन कर लेते हैं। तो मुद्दे तो अगले आखिरी चरण तक कुछ ना कुछ नए जुड़ते रहेंगे, पुराने गायब होते जाए। गायब तो नहीं होंगे, मतलब उनकी बात नहीं की जाएगी। अभी जैसे कि ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात पे आना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले या अपोजिशन वाले सारे मिलकर ये कहते हैं कि हमारे वोटर बाहर निकल के आ रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं हमारे वोटर निकल के आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, बस एक मिनट आपको रोक रही हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद। और पूरा भारत इस समय सबकी निगाहें छपड़ा पर है, और आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आए हैं, तो अभी मैं बूथ पर मत करूँगा अपना, और बस आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ईश्वर ने भी आज हम लोगों का बहुत साथ दिया है। मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है, और उम्मीद है कि सभी मतदाता, जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, सब मतदान केंद्र पर आएंगे। बस यही संवाद है, और आप सबों का बहुत बहुत आभार। सर, अभी तक जो इनपुट्स मिला है आपको, वो अभी तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं क्या है? बहुत अच्छा है। रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई स्थानों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हार की स्थिति में उद्दंडता पर आ गए हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के लोग लगे हैं, और लगातार शिकायतें चुनाव आयोग को दर्ज हो रहा है। जब किसी पार्टी के लोग और विधायक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, गरीब कार्यकर्ताओं को दबाते हैं, निश्चित रूप से हार के संकेत वैसे पार्टी का मिलने लगता है। लेकिन बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति के लोग, कमजोर जाति के लोग, महिलाएं खास करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर लंबी कतारें लगा करके बूथ पर वोट दे रही है। छपरा का परसेंटेज सबसे कम अभी तक आया है सर, जो बाकी जगह बिहार में हो रहे हैं। छपरा का नहीं, अभी दिन के 1 बजे तक का क्या अपील कीजिएगा? नहीं, वोटर्स को अपील है, और ऐसे ही मतदान होता है हमारे समझ से। नहीं, बिल्कुल जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुकूल चल रहा है। 400 पार का जो नारा है उसको जरूर अचीव करेंगे हम लोग, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। अभी तक क्या लग रहा है, कितनी सीटें पर आप लोग बढ़त बनाए हुए? नहीं, देखिए, अब संख्या के आधार पर सीधे जोड़कर बता देना ये कैसे संभव है, लेकिन उम्मीद जितनी है कि हम 400 पार करेंगे, उसके अनुकूल देश भर से जो खबर है उसके अनुकूल की खबर है। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग धर्म के नाम पर गोलबंदी करते हैं और इस धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। मोदी जी रोड शो कर रहे हैं तो हम लोग जॉब शो कर रहे हैं। विपक्ष के लोग क्या कहते हैं वो तो उनका मामला है, लेकिन आरोप उनका बिल्कुल निराधार है। मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए फ्री में राशन देने की व्यवस्था की है, तो किसी एक धर्म के लोगों के लिए थोड़े हुआ है, किसी एक जात के लिए थोड़े हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपया फ्री में व्यवस्था भारत की सरकार ने की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना है लोगों का, तो किसी एक जात या किसी धर्म को देखकर थोड़े हुआ है। जो भी हो रहा है सब के लिए हो रहा है, तो इसलिए ऐसा कहना विपक्ष का कि धर्म और जात बिल्कुल गलत है, कहीं से कोई इसका मतलब नहीं। और आज की तारीख में लोग उनकी बातों पर अब भरोसा भी नहीं कर रहे। एक बात ये भी कह रहे हैं लोग कि बात आप लोग मोदी ही करते हैं, मुद्दों की नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। कैसे नहीं, हम तो काम बता रहे हैं। मोदी जी का नाम लेकर हम काम बता रहे हैं ना कि उन्होंने किया है। गरीब लोगों के लिए राशन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, तो हम तो काम बता रहे हैं ना। और नौजवानों के लिए रोजगार का मामला है, तो रोजगार के मामला में भी भारत की सरकार ने बहुत कुछ किया है।
10 लाख रुपया जो धंधा करना चाहे कोई नौजवान उसको देने की व्यवस्था पहले से है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 लाख रुपया हम देंगे, तो लोग रोजगार, अच्छा एक आदमी अगर 10 लाख 20 लाख लेकर शुरू करता है धंधा, तो एक आदमी की बेरोजगारी सिर्फ थोड़े दूर होती है। उसमें कोई भी यूनिट बैठाएगा तो 10 लोग 20 लोग 5 लोग काम करते हैं। तो एक जगह कहीं देने का मतलब कि कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देना है, हो रहा है। आप चिराग पासवान के क्षेत्र में आए हैं चुनाव आप मतदान करने के लिए, आप इस इलाके से आते हैं, क्या लगता है चिराग पासवान अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमको तो लगता ही है कि बिल्कुल एक तरफा यहाँ है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि रामविलास जी के रिकॉर्ड को अगर तोड़ दें। निश्चित रूप से दिख रहा है ऐसा। काराकाट से आप प्रत्याशी हैं, आपके खिलाफ एक निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा किया गया, कहा जा रहा है कि महागठबंधन के लोगों ने आपको हरवाने के लिए उनको खड़ा कर दिया, पवन सिंह को। नहीं, देखिए, यह बात ठीक है कि लालू जी की साजिश है, इस साजिश के चलते हो रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी साजिश में लालू जी सफल नहीं होने वाले हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन साजिश तो लोग कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो। साथ ही गोलबंदी भी की जा रही है आपके खिलाफ। नहीं, कोई गोलबंदी नहीं होने वाली है। हम कह रहे हैं कि कोशिश लोग कर रहे हैं। मेरे खिलाफ लालू जी की साजिश ही है जो आप बता रहे हैं, उसके चलते ऐसा हुआ है, लेकिन इसका कोई अंतर नहीं पड़ना है। इससे कहीं से कोई साजिश कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतदाताओं से जाते जाते क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से तो अपील बार बार हम लोग करते रहे हैं, आज भी हम करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया है, तो सब लोग मिलकर फिर आशीर्वाद दें ताकि नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने, यही अपील आग्रह है। मैडम, आप बताइए कि आप उपेंद्र जी के साथ आई थी मतदान करने, उपेंद्र जी भी उम्मीदवार हैं काराकाट से, क्या कहेंगी काराकाट में कितनी बड़ी चुनौती देख रही हैं उपेंद्र जी के सामने? कोई भी चुनौती नहीं है, सभी लोग गोलबंद हो रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी के वोट डालेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी आप सुन रहे थे हाजीपुर में अपना वोट कास्ट करते हुए, हालांकि काराकाट से चुनावी मैदान में, जहां पर 1 जून को वोटिंग होने वाली है। और हमारे सहयोगी अक्षय राय ने रायबरेली के उचाहार से सपा के विधायक जो बीजेपी में आ चुके हैं मनोज पांडे से खास बातचीत की है, देखिए। मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, ऊंचाहार से विधायक हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ जो बातें निकल के सामने आई, उसके बाद बीजेपी के साथ खुल करके अब मौजूद हैं। जिस तरह से मनोज भाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको क्या प्रोस्पेक्ट नज़र आता है? बीजेपी एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह, दूसरी तरफ राहुल गांधी, कड़ा मुकाबला। देखिए, पूरे भारत में अगर आज आप देखें तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है और उसी पर मतदान हो रहा है। ये बड़ा चुनाव है लोकतंत्र का। मैं समझता हूँ ये किसी राज्य का चुनाव नहीं, ये देश को बनाने का चुनाव है, देश को बढ़ाने का चुनाव है। और अगर आप लंबे समय से देखें तो पिछले 10 वर्षों में भारत आज दुनिया के एक मजबूत देश और सशक्त देश के रूप में आज साबित हुआ है। दुनिया में भारत में किस प्रधानमंत्री ने सोचा कि हम भारत को आर्थिक संपन्न तीसरे नंबर के देश में लाने का काम करेंगे? तो हम समझते हैं कि भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सोचा है। और अगर आप देखें, जब दुनिया के तमाम बड़े देशों ने कोविड के समय घुटने टेक देने का काम किया और लोग दुबके हुए अपने घर में बैठे हुए थे, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री न केवल भारत की जनता के साथ खड़े रहे, बल्कि अगर आप देखेंगे तो वो उस संकट के समय में एक परिवार के मुखिया के रूप में देश की जनता के साथ खड़े रहे हैं। आज अगर भारत का वो गरीब व्यक्ति जो 2 जून खाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अगर आज उसे, जिसकी संख्या थोड़ी नहीं है, 10-20 हज़ार, 1 लाख, 10-20-50 लाख नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं है, 80 करोड़ अपने परिवार के लोगों के संग कि उनको 2 जून का हम राशन देने का काम करेंगे। दुनिया का ये पहला देश था जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लेने का काम किया। 2 चीज़ें निकालता है, एक तो कहता है कि भारत में गरीबी बढ़ी है, इसलिए ये 5 किलो अनाज की बात करते हैं। अब उन्होंने भी कहा कि 5 किलो की जगह पर 10 किलो करेंगे, तो किस तरह? अरे आप ये सवाल उनसे करिए जिन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ। उन लोगों से पूछिए जिस जनपद रायबरेली में आज वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जब लोकतंत्र का आज महापर्व का मतदान हो रहा है, तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो 14 दिन के लिए झलक दिखा जा और 5 साल गायब हो जा, यही तो होता रहा रायबरेली और अमेठी में। 5 साल के वो घंटे, वो मिनट, वो सेकंड आप बताने का काम करिए। जब जो लोग जीत करके गए थे वो कभी
इस रायबरेली की किसी गली मोहल्ले गांव में कूचों में आपको दिखाई दिए हों, कहीं मौत हो गई हो दिखाई दिए हों, किसी शादी विवाह समारोह में दिखाई दिए हों, कहीं सड़क बनवाते हुए दिखाई दिए हों, कहीं पुल का उद्घाटन करते हुए दिखाई दिए हों। लोकतंत्र में केवल वोट लेना ही नहीं होता, उसके साथ उसकी जिम्मेदारी और दायित्व भारत के संविधान में निर्धारित है। एक चुना हुआ व्यक्ति जिसकी जवाबदेही होती है कि वो जनता से वोट ले तो जनता के साथ खड़ा रहे। और मैं समझता हूँ कि आपने रायबरेली की बात किया तो जैसे पूरे देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में उनके कार्यों पर वोटिंग हो रही है, वैसे रायबरेली में भी वोटिंग हो रही है। सबके अपने अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच देश के 8 राज्यों की जनता आज कर रही है 695 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। महाकवरेज लगातार जारी।